विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं और इस मेहनत के साथ यदि सही जानकारियां भी आप तक पहुंच जाएं तो उनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आज भी हम कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। कृषि का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की पहल, संरक्षित खेती में अपार संभावनाएं और कृषि यंत्रों पर मिल रही है भारी सब्सिडी। केंद्र सरकार ने कृषि बुनियादी ढांचे का दायरा बढ़ाते हुए कृषि उपज मंडियों को राहत प्रदान की है। कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत कृषि उपज मंडियों को 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका इस्तेमाल कृषि उपज मंडियों के साथ साथ राज्य सरकार व राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव और स्वयं सहायता समूह भी कर सकते हैं। सरकार की सहायता से कृषि उपज मंडियां और मजबूत होंगी। इस बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इससे खेती से जुड़ी ढांचागत सुविधाएं जैसे कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट की कमी को दूर किया जा सकता है। इस पैकेज में किसानों को ऋण की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही कृषि बुनियादी ढांचा तैयार होने पर किसानों के पास फल, सब्जी और अन्य कृषि उत्पादों को रखने के लिए बेहतर भंडारण की सुविधा होगी। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर की ओर से संरक्षित खेती की संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर की ओर से भारत में संरक्षित खेती की संभावना और चुनौतियां विषय पर एक ऑनलाइन वेबिनार हुई। वेबिनार में महाविद्यालय के डीन उदय भान सिंह ने कहा कि संरक्षित खेती से ही लोगों को गुणवत्ता से भरपूर भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस तरह की खेती से सब्जी उत्पादन बढ़ाने की संभावनाएं हैं। वेबिनार में शामिल अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि संरक्षित खेती में फसलों की वृद्धि के लिए जरूरी हवा, पानी, पोषक तत्व, रोशनी और नमी को नियंत्रित करके फसल को सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इससे गरीब लोगों को फूड सिक्योरिटी मिलेगी, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। छोटे किसानों को कृषि यंत्र दिलाने के लिए सरकार उनकी मदद कर रही है। कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार 80% तक अनुदान उपलब्ध करा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से फार्म मशीनरी बैंक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का मानना है कि छोटे और सीमांत कृषि यंत्र खरीदकर अपनी आय दोगुनी करें। इन यंत्रों को खरीदने के लिए ग्राम पंचायतों में स्थापित CSC सेंटर की मदद ली जा सकती है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलें लेते हैं और उन सभी में हमें अलग अलग प्रकार के प्रबंधन करने होते हैं। खरीफ फसलों में समन्वित पोषक तत्वों का प्रबंधन हम कैसे करें, इस विषय पे बात करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनील कुमार धादिच जी को। आइए मिलते हैं इनसे। राम राम किसान भाइयों, हमारी फसलों को या जो भी पौधे ज़मीन पर उगते हैं उसको 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये 17 के 17 आवश्यक पोषक तत्व पौधे को मिले। इनमें से 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो किसान भाइयों प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं पौधों को, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर,
कॉपर, मैग्नीज, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन, निकल, ऐसे 14 पोषक तत्व पौधा ज़मीन से लेता है। अब इन 14 पोषक तत्वों का हम प्रबंधन ज़मीन में करेंगे तो ही हमारी पैदावार अच्छी होगी। किसान भाइयों, हम जिस प्रकार से मटके से पानी निकालते हैं, पीते हैं, और रोज़ हम एक गिलास निकालते जाएं, उसमें डालेंगे नहीं अगर, तो वो मटका खाली हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारी ज़मीन में हम पोषक तत्व, ये जो मैंने 14 पोषक तत्व बताए और इसके अतिरिक्त कार्बन, ये अगर हम नहीं डालेंगे तो ज़मीन हमारी खाली होती चली जाएगी और मृदा में उनकी कमी होती चली जाएगी। अब इनमें से एक भी पोषक तत्व अगर कम हो गया तो हमारी पैदावार प्रभावित होगी और हमारी फसल पर उसके कमी के लक्षण आ जाएंगे। तो किसान भाइयों, इनका प्रबंधन हम किस प्रकार से करें, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हमारे खेत में जो भी फसल उगी उसके जो अवशेष हैं उनको हमें सड़ा गला करके वापस खेत में डालना है। तो खरीफ फसलों की हम बात करते हैं तो उनमें गोबर की खाद एक महत्वपूर्ण है और कंपोस्ट की खाद, जो भी फसल अवयव है उनकी कंपोस्ट की हम खाद बना लें अच्छी तरह। और खरीफ फसल से पहले 15 दिन पहले हम लगभग 10 टन गोबर या 10 टन कंपोस्ट की खाद, या किसान भाइयों अगर हमारे पास में वर्मी कंपोस्ट है जिसको हम केंचुआ खाद कहते हैं, तो 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से वर्मी कंपोस्ट, ये खादें हम खेत में प्रयोग करें। कंपोस्ट और गोबर की खाद को हम 15 से 20 दिन पहले खेत में डाल दें और वर्मी कंपोस्ट को तो हम खड़ी फसल में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, 2 प्रकार की हमारी खरीफ फसलें हैं, दलहनी फसलें और अदलहनी फसलें। तो दलहनी फसलों में हमें नाइट्रोजन का प्रबंधन कम मात्रा में करना होता है। तो जितनी भी, जैसे दलहनी फसलों में हम बात करें, मूंग है, उड़द है, चौला है, इनके लिए किसान भाइयों 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, जिसको हम यूरिया के द्वारा दे सकते हैं, तो आप मानो 40 से 45 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय हम प्रयुक्त करें। इसके अतिरिक्त दलहनी फसलों में हम जो राइजोबियम है, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है प्राकृतिक रूप से, उसके कल्चर का उपयोग करें। तो मैं आपको मोटा मोटा 1 हेक्टेयर के लिए बताऊं तो आप समझो लगभग आधा किलोग्राम से 1 किलोग्राम राइजोबियम का कल्चर लें और 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यक बीज को उससे उपचारित करें। और उपचारित करने के लिए वो जो राइजोबियम कल्चर है उसको थोड़े पानी और थोड़ा गुड़ का घोल बना के उसमें मिला करके और उस स्लैब को बीज के लगा करके हम और उसको थोड़ा छाया में सुखा के बुआई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राइजोबियम के साथ फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी कल्चर, उसका भी लगभग 1 किलोग्राम पाउडर 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यक बीज में हम इसी प्रकार से थोड़ा पानी और गुड़ के घोल में मिला करके बीज के चारों तरफ चिपका के थोड़ा छाया में सुखा दें और इस बीज की हम बुआई कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया किसान भाइयों, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि सारे पोषक तत्वों का प्रबंधन हमारे पास उपलब्ध सभी स्रोतों से करें हम, ताकि हमारी अधिकतम उत्पादकता बढ़े, मृदा की उर्वरता बढ़े और हमारी लागत कम आए। तो किसान भाइयों, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अर्थात जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व है उनका हमारे पास जो उपलब्ध स्रोत है उन सभी से किस प्रकार से हम आपूर्ति करें, यानी कि गोबर की खाद हमारे पास हो गई, या कंपोस्ट है तो कंपोस्ट से, या हमारे पास में मुर्गी की मीट की खाद है तो उससे, या हमारे पास में वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी प्रयुक्त कर सकते हैं हम। इसके साथ कल्चर के पैकेट, राइजोबियम है, पीएसबी है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा वाम है। इसके साथ साथ हमारे पास में मान लो पत्तियों की हरी खाद है, तो आसपास पौधे लगे हैं सूबबूल के आदि, तो उनके पत्तों को खेत में डाल करके हरी खाद भी प्रयुक्त कर सकते हैं। या हम पहले वाली फसल में हरी खाद खेत में कर रखी है तो वो उपयोग में लें। इसके साथ साथ रासायनिक उर्वरक, क्योंकि फसलों की उत्पादकता के लिए उर्वरकों की भी हमारे को आवश्यकता होती है। तो हम अगर सबको मिला करके मतलब सभी स्रोतों से आवश्यक पोषक तत्वों की फसल को आपूर्ति करेंगे तो हमारी पैदावार भी अच्छी होती है और हमारी मृदा की उर्वरता भी अच्छी बनी रहती है और हमारी लागत कम आती है। अब आपके जैसे मैंने बताया कि दलहनी फसलों में आपने नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग आप कर लेंगे। 15 से 20 किलो नाइट्रोजन चाहिए तो लगभग 40-45 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर पूरी दलहनी फसल के लिए बुआई के समय दे दें। इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
हमारी दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण होता है। जिस राइजोबियम पैकेट से हमने उपचारित किया वो ज़्यादा गांठें बनाएगा, और ज़्यादा गांठें बनेगी तो ज़्यादा नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर स्थिरीकरण होगा, तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, लागत हमारी कम हो जाएगी। यानी कि आप एक पैकेट राइजोबियम के कल्चर से उपचारित करके 15 से 20 किलोग्राम उर्वरक की मांग को घटा सकते हो और मृदा की उर्वरता भी बनी रहेगी। अब किसान भाइयों, इसके साथ साथ फास्फोटिक फर्टिलाइज़र, तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें हमें लगभग 40 किलोग्राम फॉस्फोरस की मात्रा प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है। ये हमें डालना ही डालना है। इसके लिए किसान भाइयों आप लगभग मानो 90 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टर डाल दो तो आपके नाइट्रोजन भी मिल गई और फास्फोरस भी मिल गया। फिर यूरिया डालने की अतिरिक्त आवश्यकता आपको नहीं है। परंतु अगर आप यूरिया से 15-20 किलो नाइट्रोजन दे रहे हो तो किसान भाइयों लगभग आप समझ लो 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट उस फसल में प्रयुक्त करें, ताकि हमारे दलहनी फसलों को फास्फोरस भी मिल जाए और हमारी दलहनी फसलों को सल्फर भी और कैल्शियम भी उसके साथ साथ आपूर्ति हो जाए। ये तो बात हुई किसान भाइयों दलहनी फसलों की। अब जो तिलहन वाली फसलें हैं, खरीफ में हम खास तौर पे प्रयोग लेते हैं तिल के लिए किसान भाइयों आप लगभग 25 किलोग्राम यूरिया प्रयोग करें और किसान भाई 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रयोग करें किसान भाइयों, और सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, जिससे कि फसल को कैल्शियम भी मिल जाए और फसल को सल्फर भी मिल जाए, क्योंकि सल्फर उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है। अगर आपके पास में सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध नहीं होता है तो किसान भाइयों जिप्सम का प्रयोग आप खेत में कर सकते हैं। 1 टन जिप्सम प्रति हेक्टर आप मात्रा उसमें प्रयोग करें, उससे कैल्शियम भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा और हमारी अगर कोई क्षारीय मिट्टियाँ हैं वह भी ठीक हो जाएंगी। किसान भाइयों इसके अतिरिक्त हम खरीफ में प्रमुख फसलों में एक कपास की फसल हमारे यहाँ उपयोग में हम लेते हैं, उगाते हैं। तो मैं किसान भाइयों आपको बता दूं BT कपास जो अभी हमारी आ रही है उसमें अधिक पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तो उसमें लगभग 200-250 डेंडू प्रति पौधे के होते हैं और वो भी एक साथ आते हैं तो फसल की न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों की मांग भी एक साथ बढ़ जाती है। ऐसे में किसान भाइयों उसमें आप लगभग समझो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तो आपको BT कॉटन में डालना ही डालना है, और वह मात्रा आप 3 भागों में डालें। 1 भाग बुआई के समय और फिर बचे हुए 2 भाग में से 1 भाग प्रथम सिंचाई के समय और बची हुई 1/3 मात्रा दूसरी सिंचाई के समय। कपास में जब डेंडू आते हैं तो फास्फोरस की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि फास्फोरस ज़मीन में एक जगह से दूसरी जगह चलता नहीं है और एक साथ डेंडू बनते हैं तो वो फास्फोरस को खींचता है। ऐसे में किसान भाइयों हमें बुआई के समय ये ध्यान रखना है कि लगभग 50-60 किलोग्राम फास्फोरस पौधे को हमें देना ही देना है बुआई के समय। इसको आप सिंगल सुपर फास्फेट से भी दे सकते हैं और इसको आप DSP से भी दे सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों आवश्यकता होती है कपास में जिस समय डेंडू आते हैं हम 1% से 1.5% NPK का स्प्रे हम फसल में कर दें तो हमारी फसल में पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी। और दूसरे 2 उर्वरक मैं आपको बताऊं, पोटास और मैग्नीशियम सल्फेट। इसकी किसान भाइयों कपास को ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो 25 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट कमी वाली मृदाओं में और 25 किलोग्राम पोटास ये भी बुआई के समय आपको प्रयुक्त कर देना चाहिए, तो आपकी कपास की फसल अच्छी होगी। और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में जैविक खाद का प्रयोग तो हमें करना ही करना है। जैविक खाद, इसके साथ साथ में जैव उर्वरक और जैव उर्वरकों के साथ में रासायनिक खाद। तो अब मैंने जैसे दलहनी फसलों में आपको बताया था कि राइजोबियम हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसमें देते हैं, इसी प्रकार हमारा मान लो बाजरा है, कपास है या हमारी जो अन्य फसलें हैं जिनके दलहनी फसलें नहीं हैं उनमें हम एजोटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि वो 15 से 20 किलोग्राम हमारी उर्वरक की मांग को घटा देगा और इसके साथ साथ उर्वरक की मांग के साथ लागत हमारी कम आएगी और मृदा की उर्वरता हमारी अच्छी बनी रहेगी। तो किसान भाइयों एजोटोबैक्टर की मात्रा में आपको बता दूं
प्रति हेक्टर बीज के लिए हमारे लगभग 700-800 ग्राम एजोटोबैक्टर का कल्चर पाउडर आप लें, उसको गुड़ के घोल में आप मिक्स करें और बुआई से पहले बीज के चारों तरफ लगा करके और उसके साथ पीएसबी कल्चर लगभग 1 किलोग्राम पीएसबी कल्चर वह भी आप पानी और गुड़ के घोल में घोल लें और उसको भी आप राइजोबियम कल्चर के बाद बीज के ऊपर उसकी भी एक परत चढ़ा दें, उसको थोड़ा छाया में सुखा लें और बुआई के समय उसको आप छाया में सुखा करके बो दें। तो ये हमारे पीएसबी कल्चर ज़मीन में से जो अनुपलब्ध फास्फोरस है उसको पौधे को उपलब्ध करा देगा और इसके साथ साथ में और ज़मीन को भी हमारी कुछ ठीक करता है। और किसान भाइयों, एक और जैव उर्वरक मैं आपको बताना चाहूँगा, वाम माइकोराइजा हम इसको कहते हैं। इसके किसान भाइयों 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की मात्रा आप सभी फसलों में प्रयोग करें तो आपकी ज़मीन में बहुत दूर दूर तक कहीं हमारा फास्फोरस बढ़ा है, क्योंकि हम जो डीएपी डालते हैं इतना महंगा, 50 किलो का बैग हमारा 1250-1300 रुपये का आता है और उसमें से भी किसान भाइयों मात्र 15 से 20% फास्फोरस उपलब्ध होता है, बाकी तो ज़मीन में फिक्स हो जाता है अनुपलब्ध। उस अनुपलब्ध फास्फोरस को ये जो मैंने माइकोराइजा बताया है ये उसको सोल्यूबलाइज करके और उसको पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। और ख़ास करके किसान भाइयों मक्का और ज्वार जैसी हमारी करीब की फसलें हैं, इनमें तो ये रामबाण का कार्य करता है। और बाजरे में हमको 50 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रबंधन करना ही करना चाहिए और 40 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास, ये तो हमें उर्वरकों के माध्यम से डालना चाहिए। और इसके अलावा 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद और अगर दोनों नहीं है और आपके पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग बाजरा में करें। और ज्वार, अब ज्वार हमारी प्रमुख फसल है, ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवशोषित करती है, इसमें भी हमको 10 टन हमें कंपोस्ट और या फिर 10 टन गोबर की खाद, और अगर इन दोनों के अलावा अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है या नहीं है तो 5 टन वर्मी कंपोस्ट भी प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों इन खादों के अलावा एक बहुत अच्छी खाद मैं आपको बताऊं, बायोगैस स्लरी। बायोगैस प्लांट लगाएंगे तो आपको गैस भी मिलेगी, स्लरी भी मिलेगी, वो तो ज़मीन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। तो लगभग आप 5 टन सूखी गोबर की स्लरी जो गोबर गैस से निकलती है वो खेत में प्रयोग कर सकते हैं। गीली स्लरी आप ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें थोड़ी, और उसके साथ जो मैंने रासायनिक उर्वरक बताया आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये हमें ज्वार और बाजरे जैसी फसल में प्रयुक्त करना है। और जैविक उर्वरकों में एजोटोबैक्टर, पीएसबी कल्चर से बीज को हम उपचारित करें जिस प्रकार से अन्य बीजों को हम करते आए हैं। और माइकोराइजा अगर मिल जाता आपको तो 5 किलोग्राम माइकोराइजा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में प्रयुक्त करें आप, तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। और इसके साथ साथ मैं किसान भाइयों आपको बता दूं कि फसल अवशेष जो हमारे होते हैं उन फसल अवशेषों को हम थोड़ा सा अगर गड्ढे में डाल के सड़ा लें और उसको भी हम खेत में सीधा प्रयुक्त कर सकते हैं। अब जैसे हमारे रबी की फसल में सरसों हमने लगाई, मान लो, सरसों के फसल अवशेष हम खेत में डाल के थोड़ा गोबर डाल के अगर पानी डाल देंगे पहले तो वो हमारा 20-25 दिन में खेत में कुछ सड़ने लग जाएगा और हम जब बुआई करेंगे उस समय वो एक अच्छे जैविक खाद का काम करेगा और मृदा के जैविक कार्बन को भी बढ़ाएगा। तो मैं किसान भाइयों आपको बताऊं कि आज की हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि हमें लागत भी कम करनी है, खेत से पैदावार भी हमको बढ़ाना है और मिट्टी की उर्वरता हमें बनाए रखनी है। तो आप पौधों के लिए आवश्यक सभी 17 पोषक तत्व प्रबंधनों का में से 2 हमें मान लो हवा और पानी से मिल गए, लेकिन कार्बन हमें जो मिला उसको वापस हमको खेत में रिसाइकिल करना है। जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक, इनका समन्वित प्रयोग करके समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएं, अधिक पैदावार पाएं, लागत कम करें। किसान भाइयों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम।
हमारा कार्यक्रम आपके लिए है, इसलिए हमें आपके सुझाव और आपकी राय की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, ताकि हम कार्यक्रमों में वो सभी जानकारियों को शामिल कर सकें जो आपके लिए उपयोगी हों। आप अपने राय और सुझाव हमें लिख भेजिए इस पते पर। कृषि दर्शन कार्यक्रम, डीडी राजस्थान, झालाना ढूंगरी, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।